तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और हम लोग आज पढ़ेंगे हॉलवॉच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। दिस इज हॉलवॉच एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक ये ट्यूब ली, ठीक है, ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी और इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक प्लेट रखी और इस प्लेट पे कुछ नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे एक प्लेट रखी, इस पे पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। इसका नाम रख दिया उन्होंने एमीटर प्लेट, एमीटर, एंड दिस इज कलेक्टर, कलेक्टर प्लेट। ठीक, कलेक्टर प्लेट पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। यहाँ से इसमें एक रास्ता रखा जिससे कि फोटॉन्स या लाइट आए। यहाँ से लाइट आई है ऐसे, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये इलेक्ट्रॉन्स प्लेट तक पहुँचे। ठीक, तो देखो क्या हुआ इस पूरी कहानी में। उन्होंने ये जो एमीटर प्लेट थी जिंक की रखी, जिंक, और यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गिराया। तो देखो एक्चुअल में ये जो सर्किट है ये ऐसा है, ऐसे 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 ओपन है। यहाँ एक एमीटर लगा दिया, ठीक, यहाँ एक एमीटर लगा सकते हैं, यहाँ एक एमीटर लगाया। अब ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट तो होगा नहीं, तो एमीटर की इनिशियली रीडिंग तो ज़ीरो थी। ठीक, फिर उन्होंने यहाँ से रेडिएशंस को गिराया। रेडिएशंस को गिराने के बाद देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को गिराया तो भी करंट ज़ीरो था। फिर गिराते गिराते कुछ देर के बाद क्या हुआ कि कुछ देर के बाद इस एमीटर की रीडिंग आई जब उन्होंने इस इंसिडेंट रेडिएशन को, इसकी फ्रीक्वेंसी को बदला। दिस इज रेडिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी को बदला और बदलने के बाद जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेंज में चला गया, जो रेडिएशन था वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के रेंज में चला गया, उसकी कुछ अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस रेंज में जब चला गया तो फिर एमीटर की रीडिंग आने लगी। तो एमीटर की रीडिंग आने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाने लगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे एमीटर से तो इसका मतलब करंट की रीडिंग है, मतलब करंट है वहाँ पे। ठीक, तो ये फिर उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रखी गई तब तो कोई करंट नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई करंट आने लगा। तो इसका मतलब ये था कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फोटॉन्स जब इस पर गिरे तो फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचने लगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुँचने लगे, जिससे कि करंट मीन्स एमीटर में कुछ रीडिंग दिखाई पड़ी। ठीक है, तो इसको समझते हैं और उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ प्लॉट किए। ठीक है, तो हम वो प्लॉट बनाते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन और उनके कंक्लूजन समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो बना लिया, इसको मिटा देता हूँ। चलो थोड़ी देर बना रहने देते हैं। पहला एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज प्लॉट बिटवीन फोटो करंट, फोटो करंट है स्मॉल आई, एंड प्लेट वोल्टेज। प्लेट मतलब कलेक्टर प्लेट। ये कुछ ऐसा प्लॉट किया, इधर था फोटो करंट स्मॉल आई और इधर था प्लेट वोल्टेज वी।
ठीक। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कर दिया कांस्टेंट। तो पहला प्लॉट है, दिस इज इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एमिशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उससे ज़्यादा है जिससे एमिशन हो रहा है, उससे कम रखेंगे तो कोई एमिशन नहीं, कोई करंट नहीं आएगा, ठीक। तो फोटो करंट तो आएगा, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा। तो पहला प्लॉट उन्होंने जब बनाया तो प्लॉट उनको कुछ ऐसा दिखा, ऐसा, ठीक। तो देखो सबसे पहले प्लेट वोल्टेज को रखा 0, ठीक। प्लेट वोल्टेज जब 0 था तो कुछ ना कुछ करंट था, मतलब प्लेट वोल्टेज जब 0 था तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे थे उसके करस्पॉन्ड। फिर तुमने प्लेट वोल्टेज को बढ़ाया, प्लेट वोल्टेज बढ़ाया, तो मान लो इनिशियली जब प्लेट वोल्टेज 0 था, प्लेट वोल्टेज 0 था, तो मान लो 20 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पे पहुँच रहे थे, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, मान लो, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, 20 पहुंच रहे हैं, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाओगे तो करंट तो बढ़ेगा, क्योंकि मोर एंड मोर 20 से 30 बनेंगे, 30 से 40, 100 में से 20 से 30, 40, 50 बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उस प्लेट वोल्टेज पे जाके वो यहाँ पे है कुछ, इस पे सारे के सारे पहुँचने लगे, फिर करंट कांस्टेंट हो जाए। फिर तुम प्लेट वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, भाई 100 ही एमिट हो रहे हैं तो 100 ही पहुँचेंगे। प्लेट वोल्टेज तुम मान लो 10 वोल्ट पे सारे पहुँचने लगे, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर V = 10 वोल्ट हो गया तो 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुँचने लगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का करस्पॉन्डिंग करंट कांस्टेंट हो गया। अब तुम 20 वोल्ट भी अगर कर दोगे तो 20 वोल्ट पे भी कितने ही पहुँचेंगे फिर से, क्योंकि 100 ही है, एक सेकंड में 100 ही पहुँच रहे हैं, 100 निकल रहे हैं तो 100 ही पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज, तो ये कांस्टेंट करंट हो जाता है, दिस इज कांस्टेंट करंट, ठीक। अब आते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, तो फिर प्लेट पे नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, ठीक है। बैटरी का अरेंजमेंट कर लेते हैं और बैटरी से यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन करते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे जैसे, तो फिर इनको रिपल्सिव फोर्स मिलता है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स मिलता है तो पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होने लगता है। तो अगर नंबर कम हो जाता है तो फिर करंट धीरे धीरे, जैसे नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लगता है। फिर एक नेगेटिव वोल्टेज माइनस का V0, उस पे जाके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 0। तो जिस नेगेटिव वोल्टेज पे जाके, जिस नेगेटिव पे वोल्टेज पे जाके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं उसे स्टॉपिंग या कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो इस डायग्राम को तो मैं हटा देता हूँ, एक इक्वेशन बना के मैं लिख देता हूँ, देखो कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। वो नेगेटिव में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने के लिए चाहिए, तो इधर मिलता है वो नेगेटिव साइड। तो कट ऑफ वोल्टेज वो है द वोल्टेज एट प्लेट, द वोल्टेज की जगह मैं नेगेटिव वोल्टेज लिखूं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगे। दैट नेगेटिव वोल्टेज एट प्लेट एट विच I = 0, जिस पे करंट 0 हो जाए तो वो स्टॉपिंग वोल्टेज कहलाएगा। और स्टॉपिंग वोल्टेज को लिखने के लिए मुझको एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन होगी, देखो वो मान लो यहाँ पे है 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो गया E, इसे छोड़ो, यहाँ देखो वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर देखा जाए
कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला और इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, बात को समझो कि इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय दैट नेगेटिव वोल्टेज माइनस का EV नॉट। ठीक है, माइनस में वोल्टेज दे दिया इस पे, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस का EV नॉट एंड दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली इलेक्ट्रॉन रुक रहा है और इनिशियली इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, तो माइनस का EV नॉट। तो एक इक्वेशन ये याद रखोगे, दिस इज हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रोकना है, क्योंकि हर एक काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो मैंने तुमको तरीका बताया था। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हर एक काइनेटिक एनर्जी के निकलेंगे, मैक्सिमम से कम वाली के। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकलेंगे वो सीधे निकल आएंगे, जो मैंने सबसे पहले बताया था, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि कोलिजन करके निकल के आएंगे, टकराएंगे अंदर, और टकराने के बाद अपनी कुछ एनर्जी लूज़ कर देंगे। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वाले की होगी, जो बिना किसी कोलिजन के निकल के आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर उसको रोक दिया तो सब रुक जाएंगे, क्योंकि बाकी के तो उससे कम ही काइनेटिक एनर्जी करें। तो EV नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बात है, मैं यहाँ पे उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने पहले बताई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन आया, ठीक है, और मान लो वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था 99% ये इक्वेशन चलती है, लेकिन इफ़ कोलिजन हो गया तो उस केस में क्या होगा कि मान लो देयर आर 2 कोलिजन, मान लो 2 कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन निकल के आया। कोलिजन किससे होगा? इलेक्ट्रॉन का, उसके अंदर जो एटम होंगे उससे। तो 2 कोलिजन हो गए, और ईच कोलिजन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो जाती है मान लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? देखो फोटोन की एनर्जी तो वही है, फोटोन की एनर्जी कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 10 में से 2 गई वर्क फंक्शन में, और माइनस का 2 और 2 4 गई वहाँ, तो कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो पहले कितनी थी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई अगर कोई एक कोलिजन के बाद निकल के आएगा तो उसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बिना कोई कोलिजन के आएगा तो वो 8। तो ये मैक्सिमम हो गई। तो मैंने कहा था ये मैक्सिमम होगी, मैंने कहा था ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा चलती, तो उसी की बात कर ली कि मैक्सिमम वाले की। ठीक है, तो मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो बाकी सब रुक गए। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ, इसको मिटा देते हैं, चल ही रहा है, जगह चाहिए ज़्यादा। तो देखो अभी इसी को, पहला ग्राफ ही चल रहा है, उसको यहाँ पे फिर से मैं बना ले रहा हूँ। माइनस V नॉट पे 0 हो गया, ये कांस्टेंट करंट हो गया, ये प्लेट वोल्टेज था, और ये फोटो करंट था। ठीक है, फोटो करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I से। ठीक, अब तुम इस बात को देखो कि मान लो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है ही, और ये इंटेंसिटी I1 है, I1 के करस्पॉन्डिंग मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक, अब तुमने I2 ले ली, मान लो I2 इज ग्रेटर देन I1 और I3 इज ग्रेटर देन I2। इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, एक इंटेंसिटी के लिए प्लॉट बन गया। इंटेंसिटी को चेंज करने के बाद फिर से उन्होंने प्लॉट बनाया, तो प्लॉट बना ऐसा, और फिर प्लॉट बनाया तो प्लॉट बना ऐसा। तो इसका मतलब क्या? देखो इस 100 I2 को बढ़ाया, जब उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फिर क्या हुआ कि 0 वोल्टेज पे भी करंट आया ज़्यादा। ठीक, और उसके बाद मैक्सिमम करंट भी आया पहले वाले मैक्सिमम करंट से ज़्यादा। ठीक, तो इससे उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे थे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े। ठीक है, मान लो 100 की जगह इस बार 200 निकलने लगे,
और 200 निकलेंगे तो 100 में से 20 पहुंच रहे थे 0 वोल्ट पे, 20 पहुंच रहे थे। 200 निकलने लगे तो 20 से ज़्यादा पहुंचेंगे 0 वोल्ट पे, 40 पहुंचने लगे। लेकिन मैक्सिमम करंट अब 200 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग, इसलिए वो ज़्यादा है, पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग था। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, अब सोचो इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वाला ग्राफ है। पहला ग्राफ जो है, दिस इज प्लॉट बिटवीन फोटो करंट एंड प्लेट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी को मैंने वेरी कराया है। एक ग्राफ के लिए इंटेंसिटी भी कांस्टेंट थी, दूसरे ग्राफ के लिए इंटेंसिटी बढ़ाई। अब नेगेटिव डायरेक्शन में लेके गए तो सोचो, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, वर्क फंक्शन कांस्टेंट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो उसको रोकने के लिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वहाँ पे प्लेट पे नेगेटिव वोल्टेज उतना ही देना पड़ा, उतने ही नेगेटिव वोल्टेज पे जाके करंट हो गया 0। ठीक है। फिर तीसरे केस में इंटेंसिटी को और बढ़ाया, इंटेंसिटी को इतना बढ़ाया कि उसके करस्पॉन्डिंग 300 इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। 0 वोल्ट पे 40 की जगह 60 पहुंचने लगे। 300 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से इंसिडेंट रेडिएशन मींस फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट। तो पहला ग्राफ तो ये बना। इससे उनको कुछ आइडिया मिल गया कि भाई इंटेंसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स से, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे। इंटेंसिटी का मीनिंग काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हर बार वही आ रहा था। ठीक है। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकले अपने, और वो बाद में लिखेंगे। ठीक है। तो पहला ग्राफ बन गया, तो देख लो ध्यान से, इससे कंक्लूजन कुछ निकला, मान लो कुछ कंक्लूजन लिख लें। इससे कंक्लूजन था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटॉन्स का नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो करंट बढ़ा। ठीक है। पहला ये। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंजेस ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी। ठीक है। हेंस V naught is same for all I1, I2 और I3। I1, I2, I3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वही था। ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन यहाँ से मिल गए। अब ये कंक्लूजन अगर मिल गए तो एक और प्लॉट किया इन्होंने। ये सब प्रैक्टिकली जो वहाँ पे वो देख रहे थे उसको उन्होंने प्लॉट करके नोट कर लिया। ठीक है। ये प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया वही उन्होंने प्लॉट के हेल्प से एक्सप्लेन किया। तो देखो दूसरा वाला ग्राफ बनाते हैं। दूसरे वाले ग्राफ में मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट करूँगा और फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है। इस बार क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, इंटेंसिटी वेरिएबल थी। दिस इज वंस अगेन प्लॉट बिटवीन I एंड V, वही प्लेट वोल्टेज और फोटो करंट। इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, I इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी। तो देखो कब फ्रीक्वेंसी कहाँ वेरिएबल है उसको समझना। दिस इज फोटो करंट एंड दिस इज प्लेट वोल्टेज। ठीक। पहला प्लॉट किया, दिस इज न्यू1 से ज़्यादा न्यू2 से ज़्यादा न्यू3 करेंगे, और न्यू1 भी न्यू0 से ज़्यादा है। मतलब जो न्यू0 कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए एमिशन के लिए उससे ज़्यादा है हर एक, क्योंकि एमिशन चाहिए। अगर एमिशन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए एमिशन चाहिए।
तो देखो फिर से वही कहानी, 0 वोल्ट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँच गए तो कुछ करंट, फिर वोल्टेज को बढ़ाया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए तो फिर कांस्टेंट करंट। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि अब फ्रीक्वेंसी को बदला। अब एक बात सोचो, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक, अब तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो भाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन उसमें फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क फंक्शन अभी भी कांस्टेंट है, अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो इंसिडेंट फोटोन की अगर एनर्जी बढ़ गई तो वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसे रोकने के लिए प्लेट पे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना होगा। तो देखो दूसरा प्लॉट ऐसे करके बना, दिस इज, ठीक है, दिस इज, और सिमिलर तीसरा प्लॉट भी बना लो ऐसे करके। ये वाला करंट कांस्टेंट करंट है, सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने ये देखा कि अगर तुमने वहाँ पे इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो इलेक्ट्रॉन 100 ही एमिट होंगे, लेकिन होगा क्या कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे। ठीक है, तो इसलिए उनको रोकने के लिए नेगेटिव में वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ रहा है। जैसे मान लो ये न्यू3 पे है, ये न्यू2 पे है, ये न्यू1 पे, तो ये -V01 -V02 और -V03। लेकिन एक बात समझो कि जो ये कांस्टेंट करंट है, ये वाला जो करंट है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक केस में 100 ही है, तो भाई 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो कांस्टेंट करंट तो उतना ही रहेगा हर एक केस में। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे वो कांस्टेंट करंट चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन लिख ली जाए, सैचुरेशन करंट this is that maximum current which is corresponding to maximum number of electrons. It is independent on plate voltage. It is independent on प्लेट वोल्टेज। ठीक है, प्लेट वोल्टेज तुम बढ़ाते जाओ, ये तो उनसे रिलेटेड है। 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए जिस प्लेट वोल्टेज पे, अगर 10 वोल्ट पे पहुंच गए, 10 के बाद 15 करो, 20 करो, वो 100 से ज़्यादा थोड़े हो जाएंगे, 100 ही तो निकल रहे हैं। तो ये हुआ सैचुरेशन करंट। दिस इज दैट मैक्सिमम करंट विच इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन प्लेट वोल्टेज। ठीक है, तो ये 2 प्लॉट उन्होंने बनाए। इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन करंट वही रहेगा। तो ये 2 प्लॉट। तीसरा प्लॉट, ठीक है, देख लो तीसरा प्लॉट। तीसरा प्लॉट उन्होंने बनाया, दिस इज फोटो करंट एंड इंटेंसिटी के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ था। ठीक है, अगर आई फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज द इंटेंसिटी, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज स्मॉल आई इज द फोटो करंट। तो ये कुछ ग्राफ बनाने के बाद उन्होंने ये कुछ कंक्लूजन, तो इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए, कुछ और कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। पहली बात मैंने लिख दिया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, नो एमिशन टेक्स प्लेस। पहली बात, ठीक है, कोई एमिशन नहीं हो रहा था, नो एमिशन टेक्स प्लेस। दिस न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका नाम उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखा, इज दैट एट विच एमिशन
स्टार्ट्स। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ और बातें भी लिखी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजेस, ऐसे लिख लो, इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। Maximum kinetic energy does not changes on changing intensity। बस ये कुछ बात है, और साथ ही it takes 10⁻⁹ सेकेंड striking of photon and emission of electron. It takes 10⁻⁹ second striking of photon and emission of electron। ठीक है, ये कुछ कहानी, या फिर कहते हैं देयर इज नो टाइम डिले, दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ उनके कंक्लूजन ऑब्जर्वेशंस थे जो उन्होंने ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन किए। दिस इज द कंप्लीट हॉल्फर्चन लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसको मिटा देते हैं। फिर आती है आइंस्टाइन की आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन स्ट्राइक होता है तो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में जाती है, कुछ उस वहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ठीक है, रिमेनिंग। ये तो बेसिक इक्वेशन जो शुरू से हम सीख रहे हैं, तो ये ड्राइव करने को आती है बोर्ड में भी। इफ़ मैं कहता हूँ न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का गिरे, देन काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी, जस्ट एमिशन होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का गिरा तो जस्ट एमिशन हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ज़ीरो, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। तो इसको वापस इक्वेशन वन में रख दो, वर्क फंक्शन को। इक्वेशन वन विल बी नाउ एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दूसरी इक्वेशन, दूसरी छोड़ो, ए लिखो इसका नाम। ठीक, या इसको ऐसे करके लिख लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर ए। अब तुमको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले इसको लिखा था ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो फिर वी नॉट इज इक्वल्स टू एच ओवर ई न्यू माइनस एच ओवर ई न्यू नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। इसी से एक और इक्वेशन बनाओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो बी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट ओवर एम रूट में, ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। ये तुम्हारी तीसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, तो इतनी इक्वेशंस आसानी से हम बना सकते हैं। अब इसके यहाँ तक आती है बोर्ड में ड्राइव करने को। ठीक है,
अब मैं अगर इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो देखो, प्लॉट फॉर इक्वेशन नंबर ए, प्लॉट फॉर इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए क्या है, इसको लिख लो y = mx + c के तरीके से। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इधर ले रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी इधर ले रहा हूँ, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे बनेगा। ये चीज़ क्या आएगी, ये c के बराबर है, दिस इज h न्यू नॉट एंड दिस इज न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, देखो ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी = h न्यू माइनस h न्यू नॉट। जहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हुई तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो न्यू = न्यू नॉट। ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। स्लोप क्या है, स्लोप देखो ध्यान से, इसके साथ वाला स्लोप है x के साथ वाला स्लोप है h, ठीक है। x वेरिएबल होता है, इधर x की जगह न्यू है तो न्यू के साथ में स्लोप होता है, तो स्लोप h है यहाँ, तो स्लोप = प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। इंटरसेप्ट = -h न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुमसे कहा जब वर्क फंक्शन कितना है इस ग्राफ का, जैसे मैं तुमसे ये क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूँ, फिर मैं इक्वेशन नंबर बी का प्लॉट करूँगा। अगर जैसे मैं तुमसे कहूँ तो मैं इधर काइनेटिक एनर्जी दे दी और इधर दे दी फ्रीक्वेंसी और ऐसे दे दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये मान लो माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये मान लो कुछ भी है 10⁻² × 10 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, ठीक है। तो मैं कहूँ इस ग्राफ को देख के बताओ कि वर्क फंक्शन कितना है, तो तुम कहोगे वर्क फंक्शन = होता है h न्यू नॉट, दैट = दिस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये वैल्यू ही h न्यू नॉट है, ठीक है। तो वो नीचे है तो माइनस में होती है ऐसे करके, तो वो कंपेयर करने से 5 इलेक्ट्रॉन, वो तो पॉजिटिव में ही आना है। बाकी अगर मैं तुमसे कहूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, तो तुम ये पॉइंट देखोगे, तुम कहोगे 2 × 10⁻10 हर्ट्ज है। बस इस ग्राफ को, ये बेसिक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसको पढ़ लेना। और मैं कहूँ मान लो अगर मैं तुमसे प्लैंक कांस्टेंट पूछूं तो प्लैंक कांस्टेंट स्लोप होगा, और स्लोप कैसे होता है, स्लोप = tan थीटा, ठीक है। तो वो तुमको यहाँ पे वैल्यूज़ दे के tan थीटा निकालने का तो वो तो तरीका पता ही है, हमें वैल्यूज़ दे दी जाएंगी tan थीटा, कोई भी ट्राइंगल बना के tan थीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अगर मान लो मैं दूसरा ग्राफ बनाऊँ, वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को अच्छे से समझ लो। जैसे मान लो दूसरा ग्राफ है, प्लॉट बिटवीन V0 एंड फ्रीक्वेंसी। देखो इधर V0 इधर फ्रीक्वेंसी। अब EV0 = h न्यू माइनस h न्यू नॉट था, तो V0 = h/e माइनस h/e। ध्यान से समझना, इसमें से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्लॉट वाले क्वेश्चन आसान होंगे, बस प्लॉट का बेसिक समझ लो। स्ट्रेट लाइन प्लॉट है, कोई पैराबोला भी नहीं, कोई टिपिकल नहीं है। देखो तो ये तो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन बस वैल्यू बदल जाएंगी। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये है -h न्यू नॉट ओवर e, वो उधर वाला इंटरसेप्ट, और ये रहा स्लोप, दिस इज y = mx + c से कंपेयर कर लो, तो स्लोप = कितना रहा, h/e। दिस इज स्लोप हमेशा tan थीटा लिखा जाता है। स्लोप क्या लिखा जाता है,
टेन थीटा, और इंटरसेप्ट आया माइनस का एच ओवर ई। इसकी हेल्प से तुम वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। एच न्यू नॉट ओवर ई की वैल्यू होगी ये, तो जो भी वैल्यू आई उसमें कर देना ई मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मान लो एच न्यू नॉट ओवर ई बराबर 5 है, तो एच न्यू नॉट कितना आ गया 5 इंटू ई, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ई की वैल्यू रख देना, सही है। तो ई से मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क फंक्शन मिल जाएगा, दिस विल बी वर्क फंक्शन, ठीक है। तो और ये कितनी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये तो फिर से न्यू नॉट ही है, ठीक है, सही है। बाकी स्लोप तुम्हारे सामने, स्लोप है एच ओवर ई। अगर प्लैंक कांस्टेंट पूछा जाए, वैसे तो याद होता है 6.62, लेकिन अगर ग्राफ से पूछा है तो तरीके से निकालो। ग्राफ में बस कुछ नहीं, ट्रायंगल लेना होगा मैक्सिमम, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, तो ये दो ग्राफ हो गए, और एक ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ ये बना लेते हैं, तीसरा ग्राफ आएगा यहाँ पे, दिस इज फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी का। तो फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो न्यू नॉट तक, न्यू नॉट से कम होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा, तो कोई करंट नहीं होगा। जैसे ही न्यू नॉट आएगा, फिर भी न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग 100, अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन गिर रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे 100 से 200 तो नहीं हो जाएंगे, तो फोटो करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने फोटो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। लेकिन न्यू नॉट से पहले कोई करंट नहीं होगा, न्यू नॉट के बाद ही जो भी आएगा वो उतना करंट आएगा न्यू नॉट के बाद, ठीक है। दिस इज आई एंड फ्रीक्वेंसी प्लॉट, ये भी याद रखोगे। अच्छा, एक इक्वेशन मैं और लिख देता हूँ, सी तक लिख ली थी। देखो हम जान रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट थी, तो एच सी ओवर लेमडा माइनस एच सी ओवर लेमडा नॉट, ऐसे भी तो लिखी जा सकती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी डी, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को तोड़ लो, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा माइनस एच सी ओवर लेमडा नॉट। तो बी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच सी टू एच सी ओवर एम 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा नॉट, सही है सब कुछ, रूट लग जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस जो इक्वेशन थी न्यू के टर्म्स में से लेमडा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो लेमडा के टर्म्स में लेमडा नॉट, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी में वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ से एमिशन स्टार्ट हो जाए, तो वेवलेंथ उल्टी होती है, ठीक है। लेमडा इज इक्वल्स टू ये होती है ना, वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एक इक्वेशन आती है, तो एफ फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर लेमडा, ये इक्वेशन होती है। तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा में उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि वो कम से कम वेवलेंथ जहाँ एमिशन स्टार्ट हो, तो इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। क्योंकि देखो एनर्जी अगर लिखी जाए तो एनर्जी एच न्यू या फिर एच सी ओवर लेमडा लिखी जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। तो एक वेवलेंथ ऐसी आएगी जहाँ एमिशन स्टार्ट होगा, अगर उससे ज़्यादा वेवलेंथ कर दी तो एमिशन नहीं होगा। क्यों? ज़्यादा वेवलेंथ करी तो एनर्जी हो जाएगी कम। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ तक एमिशन हो सकता है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मार्क करने वाली बात है ये। तो दैट मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू
which emission takes place called lambda नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का केस आ गया। ठीक है, ये डेफिनेशन भी याद करोगे। इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन इस इक्वेशन से रिलेटेड। देखो, अगर मैं कहता हूं कि न्यू फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक हो किसी मेटल सरफेस पे, तो कट ऑफ वोल्टेज है मान लो V0। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक हो तो कट ऑफ वोल्टेज कितना है, V0। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि टू न्यू फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक हो तो कट ऑफ वोल्टेज हो गया 3V0। ठीक है, तो तुमको बताना है फाइंड आउट न्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यू, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ न्यू बताना है। ठीक है, किसी मेटल सरफेस पे अगर न्यू फ्रीक्वेंसी एमिशन हो रहा है तो कट ऑफ वोल्टेज कितना है। तो देखो, इक्वेशन बनेंगी दो बार बस, और कोई खेल नहीं। तो हमारी इक्वेशन है EV0 इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, छोड़ो एच न्यू नॉट, माइनस वर्क फंक्शन। तो पहली इक्वेशन बनी EV0, पहली तो चलो यही लिख दे रहा हूँ, यही बन गई। दूसरी वाली बनाओ 3EV0 इज इक्वल्स टू 2H न्यू माइनस वर्क फंक्शन, दूसरी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से मैं क्या काटूँ, मुझे चाहिए न्यू नॉट न्यू के टर्म्स, तो वर्क फंक्शन हटा दूँ। तो देखो माइनस माइनस प्लस कट गया, तो आया यहाँ पे माइनस का 2EV0 इज इक्वल्स टू, यहाँ हुई गलती, वर्क फंक्शन नहीं हटाना है, क्योंकि वर्क फंक्शन से ही तो न्यू नॉट आएगा, V0 हटाना है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही लिख लो और ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इसको हटाओ, इसमें 3 से कर लो मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आ गई 3EV0 इक्वल्स टू 3H न्यू माइनस 3W, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, इसे काटना है, ये कट गया, और यहाँ पे आया 0, इधर कितना आया माइनस का H न्यू, और यहाँ आया प्लस का 2W। तो 2 वर्क फंक्शन क्या होता है, न्यू नॉट, 2H न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हो गया H न्यू, तो H से H कैसे कट गया, न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू बाय 2 आया। ये तुम्हारा आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहीं पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही मैं कहता हूँ, अगर लेमडा पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/2 है और 3 लेमडा पे, भाई वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कम होगा, तो मैं इसको V0 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 4V0, वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये कम होगा, तो V0/4 हो गया। क्वेश्चन में तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो तुमको दिया जाएगा, मैं तो सोच समझ के क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो क्या है देखो कि लेमडा पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था, लेमडा को बढ़ाया तो एनर्जी कम हुई, लेकिन एमिशन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन एनर्जी कम का फोटोन गिरा तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो 3 लेमडा पे V0/4 हो गया। तो तुमको बताना है लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टाइम ऑफ लेमडा, कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो एक्स टाइम ऑफ लेमडा है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो क्या करना है, फिर से इक्वेशन को 2 बार बनाना है, और 2 बार बना के वर्क फंक्शन रखना है, ये वाला टर्म काटना है। देखो क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन में ही लेमडा नॉट मिलता है। तो देखो यहाँ से पहली इक्वेशन बनाओ, पहली इक्वेशन बनेगी EV0 इज इक्वल्स टू HC ओवर लेमडा माइनस HC ओवर लेमडा नॉट। दूसरी इक्वेशन बनेगी EV0/4 इज इक्वल्स टू HC ओवर 3 लेमडा
माइनस एच सी ओवर लेमडा नॉट, तो इसको कर लो 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू 4 HC ओवर 3 लेमडा माइनस 4 HC ओवर लेमडा नॉट। पहली इक्वेशन, दूसरी, दोनों को सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा माइनस प्लस, इधर आया 0, इधर आया माइनस का 4/3 और प्लस का 1, तो प्लस का आया मतलब माइनस का आया 1/3, तो HC ओवर 3 लेमडा, और ये प्लस का हो गया 4 और माइनस का 1, तो हुआ प्लस का 3 HC ओवर लेमडा नॉट, तो 3 HC ओवर लेमडा नॉट इज इक्वल टू आया HC ओवर 3 लेमडा, HC से HC कट गया, लेमडा नॉट इज इक्वल टू आया 9 लेमडा, तो वो मैक्सिमम आना चाहिए। 9 लेमडा से जितनी वेवलेंथ कम होगी एमिशन होता रहेगा, तो 9 लेमडा ही आना चाहिए, मतलब 9 लेमडा का मतलब इन दोनों से ज़्यादा आना चाहिए, वो ज़्यादा आया, ये भी सोचना पड़ेगा तुम्हें। देखो ध्यान से, बोलो इतना काम किया जा सकता है? ऐसे वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाले काम करने आने चाहिए। देखो ध्यान से, इधर इधर रख लो इनको जल्दी से जल्दी, कॉपी से इधर आ जाए ये। अब बच रहा है डी ब्रोगली और बच रहा है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डी ब्रोगली और डेविसन एंड जर्मर एक क्लास में हो जाएगा, वो कल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कराऊंगा तो आधा घंटा मतलब 35 से 40 मिनट लगेंगे, और एक कराऊंगा तो भी एक अगली क्लास में कराना होगा, इसलिए एक क्लास और लगेगी। तब तक के लिए इतना करो, क्वेश्चन लगे रहो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बचे इधर से तो पुराने रिवीजन में लगा दो, ज़्यादा कुछ टाइम पास करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से अगर टाइम बचे तुरंत 11th का रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जो जो टॉपिक तुमको नहीं आते या तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट लग जाओ, ठीक है, इधर कम समय लगेगा, उधर एडजस्ट कर देना है जो भी समय बचता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय।